नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 7 नवंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर वो अभ्यर्थी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का है या जिसे बेहतर कंटेंट, खासकर यूपीपीसीएस, बीईओ, आरओ जैसी यूपीएससी से परीक्षाओं में प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, वह कंटेंट उनको मिलता रहे। तो ना सिर्फ उनकी करंट अफेयर्स की तैयारी होती रहे, बल्कि मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, एससी के प्रोस्पेक्टिव से भी उनकी तैयारी होती रहे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहे। क्योंकि एक प्रश्न मैं आपको देता हूं उत्तर लेखन के लिए, और अगले दिन उसी प्रश्न का उत्तर एज ए मॉडल भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो इससे एक व्यापक स्तर पर आपकी प्री प्लस मेंस की तैयारी हो जाएगी। और ये काम अभी फिलहाल यूट्यूब पर कोई नहीं कराता है, मैंने स्टार्ट किया आप लोग की डिमांड पर। डिमांड क्या, मैंने अपनी तरफ से इसको शुरू किया है, ताकि यह ना होने पाए कि आप केवल प्री के टॉपर बन जाएं, मेंस में आकर के आप रुक जाएं। यह स्थिति हमें नहीं रखनी है। आपको इसको विशेष तौर पर क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीजें रही हैं। लेकिन मन में एक प्रबल इच्छा, मन में एक दृढ़ विश्वास और एक संकल्प के साथ, एक पूरे ईमानदारी के साथ आपको लगातार बढ़ते हुए जाना है, जिसमें मेरा सहयोग आपके लिए हमेशा समर्पित है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगला वर्ष 2026 आपकी सफलताओं का होगा और आपकी इस असफलताओं पर विराम चिन्ह जो है लगाए जाने का कार्य डिकोड एग्जाम की तरफ से, मेरी तरफ से आपके लिए किया जाएगा। शर्त इतनी सी है कि आपको ईमानदारी पूर्वक लगातार तैयारी करनी है, क्योंकि कहा गया है कि पॉसिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अब आपको तय करना है कि लगातार तैयारी करनी है या कुछ चंद दिन मोटिवेट होकर के पढ़ करके छोड़ देना है। तो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं शुरुआत हम लोग। यानी कि कल हमने आपसे इसमें प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य धातु बच्चों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। सभी लोगों ने इसका एग्जैक्टली उत्तर बताया था सही। आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका भी उत्तर आप लोग मुझे प्लीज जरूर बताएंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, ठीक है। आज का पहला टॉपिक क्या है? सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, जीएस पेपर सेकंड से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। सरोगेसी के बारे में डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे। सरोगेसी, जिसे हम किराए की कोख के नाम से भी जानते हैं, सरोगेसी, ये इस पर प्रश्न बहुत बनता है। अभी चूंकि चर्चाओं में रहा है ये टॉपिक, इसलिए आपके एग्जाम में बन सकता है। क्या? सरोगेसी बॉस, सरोगेसी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम किराए की कोख बोलते हैं, किराए की कोख बोलते हैं, ठीक है। इस पर प्रश्न पहले भी आ चुका है और आगे भी आने की संभावना इस पर है। सरोगेसी केस, सरोगेसी जो होता है, केसेस में इसमें क्या होता है, कोई एक ऐसा दंपत्ति है, ठीक है, कोई एक ऐसा क्या है, दंपत्ति है, ठीक है, जो एक महिला है जो मां नहीं बन पाती है, उसके अंदर कुछ जो है मेडिकल प्रॉब्लम है। तो ऐसी महिला, ऐसे दंपत्ति क्या कर सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन, किसी दूसरे महिला जिसके अंदर जो है प्रजनन क्षमता बेहतर है, तो ये दोनों दंपत्ति क्या करेंगे, इनके भीतर जो है अपने बच्चे को जो है वो रख सकते हैं। और इन महिला की उम्र जो है ठीक ठाक होनी चाहिए, 35 साल से कम होनी चाहिए, 32 या 35 साल से कम होनी चाहिए। तो ये इनको अनुमति दी जाती है सरोगेसी की। भैया किराए की कोख आप ले सकते हैं, यानी कि इनके भीतर आपका बेबी जो है पलेगा, बढ़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इनसे बेबी अपना ले सकते हैं। हालांकि नैतिक रूप से देखा जाए तो मुझे किसी भी पॉइंट से नजर सही आता है नहीं, लेकिन हाँ, उन दंपत्तियों के लिए यह ज्यादा हितकारी साबित हो सकता है जिन माओं को अपना खुद का बेबी चाहिए, है ना। तो स्पर्म और ओवम का कॉम्बिनेशन करके फिर इनके भीतर डाला जाता है और फिर इनके इस महिला के अंदर जो भी सरोगेसी महिला होती है वो इस बच्चे को जो है जन्म देती हैं और फिर ये उनसे ले लेते हैं अपने बच्चे को। तो नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो नहीं सही है अगर देखा जाए, है ना, लेकिन ठीक है। अब कहते हैं ना कि साइंटिफिक देखा जाए, साइंस के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो ये बेबी असल में देखा जाए तो इन्हीं का होगा, क्योंकि स्पर्म ओवम तो इन्हीं, मतलब सब चीजें इन्हीं का होगा, सबको एक तरह देखा जाए तो। लेकिन यहां पर चीजें थोड़ा सा नहीं सही रहती हैं, मतलब ठीक है, अब क्या किया जाए इसके लिए, है ना। अगर कोई मेडिकल इश्यूज किसी महिला में है, मां नहीं बन पाती है, कई सारे कारण होते हैं, मेडिकल इश्यूज होते हैं, तो ऐसे में ठीक है। लेकिन लोगों ने क्या काम किया है, व्यापार बना दिया है। क्या? व्यापार बना दिया, इसके लिए इनको पैसा मिलता है। तो सरोगेसी जो है, महिलाओं ने एक व्यापार बना लिया कि हम एक सरोगेसी के अंतर्गत हम एक लाइफ में एक बार कई बच्चों को जन्म देंगे, जिसका एक अच्छा खासा पैसा जो है उनको मिलता है।
बट इस महिला के लिए कहीं ना कहीं उसके हेल्थ के लिए एक से ज्यादा सरोगेसी करना निश्चित तौर पर खराब बात है और नैतिकता के आधार पर भी क्या है, ये खराब बात है। और ये परमिशन उन्हीं दंपतियों को दिया जाता है जिनमें मेडिकल इश्यूज होते हैं, सामान्य तौर पर नहीं। लेकिन लोगों ने भी इसका फायदा उठा लिया। इन्होंने फायदा उठाया पैसा कमाने के लिए और इन्होंने फायदा उठाया अपने टाइम को बचाने के लिए। आजकल मॉडर्न दंपत्ति हो रहे हैं ना, मॉडर्न लोग पैदा हो रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ या वाइफ अपना फिगर उनका ना खराब हो जाए, है ना, वो उनको काम ना करना पड़े, बच्चे को पालना ना पड़े, एक तरीके से वो पेन ना महसूस करना पड़े, इसके लिए सरोगेसी महिलाएं आजकल खूब अपना रही है। इंडिया में कम, लेकिन आउटर ऑफ कंट्री में ज्यादा होता है ऐसा, ठीक है। ये एक खराब बात है कि आप मां बनना चाहती हैं लेकिन उस दर्द को या उस चीज को महसूस नहीं करना चाहते, फिर मां कैसी है आप, है ना। ये चीज जो आजकल लोगों ने पेशा बना दिया, ये गलत है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी टिप्पणियां की हैं, आइए उसको हम चर्चाओं में देखते हैं कि क्यों कर रहा है इससे, ठीक है। चलिए, सरोगेसी पर प्रश्न खूब बनता है कि सरोगेसी कहां तक नैतिक, कहां तक अनैतिक, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। आलोचनात्मक टिप्पणी करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट सरोगेसी वाला और ये पॉइंट आपको जो है क्या करना है, याद रखना है, भूलना आपको किसी भी कीमत पर नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, नंबर 1, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 की धारा 4 क्लॉज 3 सी क्लॉज 2 जो विवाहित जोड़ों को बच्चे के लिए सरोगेसी का उपयोग करने से क्या करती है, रोकती है। एवी नहीं करना है आपको, सरोगेसी हम अपना लेंगे। सर मेरी शादी हो जाती फॉर एग्जांपल के लिए और मेरी बीवी कहती है कि यार ऐसा है देश, अपन ना सरोगेसी कराएंगे। मैं कहूंगा भाई तुम्हें कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं नहीं दिक्कत तो नहीं है यार, ड्यूटी करते हैं, ऑफिस जाते हैं और टाइम मिलता नहीं, तो अपन ना सरोगेसी करा लेंगे। अरे भाई काहे करा लोगे जी, ऐसे नहीं होता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन मेडिकल प्रॉब्लम्स देन आई विल डिसाइडेड कि हाँ यार अपन को करना चाहिए ऐसा, ठीक है। हालांकि मैंने तो सोचा था अडॉप्ट करेंगे एक नया सा, है ना, लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर मेडिकल इश्यूज हैं देन यू कैन गो फॉर सरोगेसी, अदरवाइज इट्स नॉट ए एथिकल प्रोसेस, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें प्रश्न बनता है कि क्या यह नागरिकों के प्रजनन विकल्पों पर राज्य का अनुचित प्रतिबंध है या नहीं है, ये एक प्रश्न बन सकता है इसमें से, ठीक है। अब आइए इसके बारे में कुछ एक देखते हैं पॉइंट को। तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 जो कि पारित किया गया था, तो सरोगेसी यानी कि नियमांकन अधिनियम 2021 भारत सरकार का एक कानून है जो सरोगेसी यानी कि किराए की प्रक्रिया को नियमित और नियंत्रित करता है ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके और सरोगेट माताओं बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। यह पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में सीधे सीधे सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2023 की जो धारा है ये, इसके बारे में पूछ सकता है कि इसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए और क्या इस प्रावधान से सरोगेसी पर नियंत्रण स्थापित किया जा चुका है या नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा चुका है। यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह प्रश्न भी आप लोग ए भाई साहब नोट करते रहिए प्लीज। 2 कॉपी मैंने आपसे कहा था बनाना है आपको, एक पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए और एक फैक्चुअल डेटा के लिए जहां पर मैं आपको टास्क आदि देता रहता हूं। तो 2 कॉपी आपके बगल में होनी चाहिए, नहीं है तो उठा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, मुख्य प्रावधान क्या है इसके, जैसे कि केवल विवाहित भारतीय दंपत्ति 5 साल की वैवाहिक अवधि के बाद, यह नहीं कि आज शादी हुई और कल से हमने सरोगेसी का सिस्टम शुरू कर दिया, नहीं, आफ्टर मैरिज जो है, मतलब आफ्टर 5 ईयर मैरिज के 5 साल बाद जो है आप सरोगेसी का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं, 5 साल क्यों किया गया है, क्योंकि आप ट्राई तो करिए ना बॉस, बेबी को कंसीव करने के लिए आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, आपने पहले ही मन बना लिया कि अपन सरोगेसी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 5 साल का टाइम सरकार ने दिया है कि भाई अगर नहीं बेबी हो रहा है आप मेडिसिन लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ट्राई कीजिए इसके बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है महिलाएं एक लंबे समय तक मां नहीं बन पाती, लेकिन जब इलाज आदि होता है तो वो मां बन जाती। तो एक बार ट्राई तो करो ना आप बॉस, लेकिन ट्राई नहीं करना चाहते हो, आप खुद ही टाइम बचाना चाहते हो अपना, ये एक दिक्कत वाली बात है, ठीक है। दूसरा, दंपत्ति को यह प्रमाणित करना होगा कि वह चिकित्सीय रूप से संतानोत्पत्ति में असमर्थ हैं। भाई आप मेडिकल रिपोर्ट लगाइए कि भाई देखिए हमने इलाज कराया लेकिन ये हमारी पत्नी या हम मां नहीं बन सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको परमिशन दी जाती है। व्यावसायिक सरोगेसी, पैसे लेकर गर्भधारण करना गैर कानूनी है अपने आप में कि भैया इसको हम व्यवसाय बना ले, अपने आप को पैसा लीजिए हम कई बार मां बन जाएंगे, ऐसा गलत है अपने आप पे। इसी एक्ट में कहा गया है बात। केवल परमार्थ सरोगेसी, बिना पैसे के मदद के भाव से की अनुमति है अपने आप में। सरोगेट मां विवाहित महिला जो होती है, ठीक है, कम से कम एक बच्चा हो, उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच हो और जीवन में सिर्फ एक बार ही सरोगेसी कर सके, यह सरोगेट मां के लिए रूल इसमें बनाया गया है, ठीक है।
25 से 35 साल की महिला ही सरोगेट मां बन सकती हैं और नहीं बन सकती हैं, ठीक है। चलिए, और उनका एक बेबी हो पहले से। चलिए, राष्ट्रीय और राज्य सरोगेसी बोर्ड गठित किए गए हैं जो पूरे तंत्र की निगरानी करेंगे अपने यहां पे, ठीक। मुख्य व्यवसाय, मुख्य उद्देश्य क्या इसका? व्यवसायिक यानी कि कॉमर्शियल जो सरोगेसी है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। कॉमर्शियल सरोगेसी पर एक अलग से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। बीओ वाले जो बच्चे हैं उनको ध्यान रखिएगा। केवल परमार्थ आधारित सरोगेसी को अनुमति देना और सरोगेसी प्रक्रिया को नैतिक, कानूनी और पारदर्शी बनाना अपने आप पे, ये इसके क्या मुख्य उद्देश्य है इस एक्ट के, ठीक है। कानूनी तर्क की अगर हम बात करते हैं तो सरोगेसी कोई मौलिक अधिकार नहीं है बॉस। ये आप सोचे कि ये मेरा फंडामेंट, कोई महिला कहे कि वी हैव राइट टू वी हैव फंडामेंटल राइट, है ना, कि अपन सरोगेसी कर सकते, नहीं। ये सरोगेसी जो है आपका कोई भी फंडामेंटल आपका जो है राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई अमेंडमेंट या कोई राइट पहले से नहीं दिया गया है, राइट। तो ये बात ध्यान रखिए, आप फंडामेंटल राइट कह करके इससे आप बच नहीं सकते हैं, ठीक है। किसी अन्य महिला सरोगेट मां के गर्भ का उपयोग करती हैं, इसलिए यह केवल कानूनी अधिकार है, ना कि संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। अब यह प्रश्न पूछ सकता है कि क्या सरोगेट मतलब सरोगेसी मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है या कोई अन्य अधिकार, ऐसा विकल्प के रूप में आपसे प्री में प्रश्न पूछ सकता है। इसी केवल तब अनुमति दी जानी चाहिए जब सभी अन्य विकल्प प्राकृतिक गर्भधारण या ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी असफल हो जाए अपने आप में। कानून में एक अपवाद भी है। क्या है वो अपवाद? अपवाद यह है कि यदि पहले बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम या जीवन घातक बीमारी से ग्रसित है, तब दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी की अनुमति दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्स नाम का दंपत्ति है, XY नाम का, उसने सरोगेट कराया और जो बच्चा सरोगेट से होता है वो क्या होता है, मानसिक रूप से कमजोर है, ठीक है। तो उस ऐसे दंपत्ति को हम दूसरी बार सरोगेट के लिए हम परमिशन दे सकते हैं। ये एक अपवाद है अपने आप पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रश्न बनेगा इसमें एक अच्छा सा कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 प्रजनन अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन की परीक्षा है, टिप्पणी कीजिए। बहुत प्यारा सा प्रश्न है और आप इसको लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर लिखिएगा। अगर आपको उत्तर लिखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देना है या हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम से जुड़ना है तो उसके लिए आप हमें कॉल कर लीजिएगा। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201। इस पर आप डायरेक्टली आप मुझसे बात कर पाएंगे। कहीं कोई इशू होगा तो आप एग्जैक्टली आप मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। कोई इशू होगा तो चलिए 8604409201, ठीक है। चलिए अब बनेगा इस पर प्रश्न आपके सामने अच्छा सा। आप इसको बताइए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। इसमें ऑप्शन दिए गए, द एक्ट अलाउज ओनली अल्ट्रेसिस सर्जरी, और दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, और उसके बाद फिर आपको बताना है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इस कोड के अनुसार इसमें से कौन सा विकल्प जो है कथन कोड जो है आपका सही होगा, यह आपको बताना है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। जिसको हिंदी में दिक्कत होगी इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। यह अधिनियम केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है या विदेशी नागरिकों को भी सरोगेसी की अनुमति देता है, ठीक है। यह अधिनियम सरोगेसी के लिए एक राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड की स्थापना करता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें देखेंगे कि तीसरा वाला भी सही है, इसमें बिल्कुल सही है। परोपकारी सरोगेसी को ही अनुमति देता है, व्यावसायिक सरोगेसी को अनुमति नहीं देता है, तो यह भी सही है। यह विदेशी नागरिकों को भी सरोगेसी की अनुमति देता है, ऐसा नहीं है, प्रावधान ऐसा नहीं है। एक सही है, तीन सही है, तो एक और तीन कहां पर है, ए वाले में है, यानी कि ए इज द आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए दूसरा, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इस पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है जो बड़ी अच्छी है। आप जानते होंगे कि अभी गेमिंग को लेकर के सरकार ने एक बिल पारित किया था, सट्टा आदि को लेकर के, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने जो है कमेंटमेंट किया है। क्या कमेंट किया है, आइए इसको हम देखते हैं जरा। तो सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि नियमित प्रतियोगिताएं और टूर्नामेंट जैसे कि ऑनलाइन शतरंज यानी कि चेस प्रतियोगिताएं और प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के दायरे में जुआ या सट्टेबाजी यानी कि बेटिंग एंड गैम्बलिंग की परीक्षा में की परिभाषा में नहीं आता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में टिप्पणी की है अपने आप में, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सरकार ने जो जो एक्ट पारित किया था उस एक्ट में कई सारे गेम को ऑनलाइन सट्टे में जो है शामिल किया था, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक निर्णय में कमेंटमेंट किया है इस बार, ठीक है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत वास्तविक धन यानी कि रियल मनी वाले खेलों पर
प्रतिबंध लगाया गया है, जो सरकार ने भी हाल ही में पारित किया था। इसके ऊपर एक मैंने आर्टिकल भी आपको कराया था, आपको याद होगा, और इस पर आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि इससे कहां तक जुओं और सट्टे आदि पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, या फिर प्रश्न बन जाएगा कि क्या इससे जो इसके प्रमुख प्रावधान आदि क्या हैं। ठीक है, बैंकिंग सेवाओं और विज्ञापनों पर भी रोक है यदि वे इस खेलों से जुड़े हुए होते हैं। बेटिंग एंड गैम्बलिंग, जब किसी खेल में क्या होता है ये, जब किसी खेल में वित्तीय लाभ की अनिश्चितता जुड़ी हो, भाग्य आधारित गतिविधि हो, तो उसे हम बेटिंग या गैम्बलिंग में शामिल करते हैं। राइट। स्किल बेस्ड गेम्स लाइक, जहां खिलाड़ी की कौशल, रणनीति या ज्ञान जीत को निर्धारित करते हैं, जैसे शतरंज आदि, ये इसमें जो है शामिल किए गए स्किल बेस्ड गेम्स में भी। संवैधानिक दृष्टिकोण की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी व्यापार या पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एक दृष्टिकोण है। आर्टिकल 21 जीवन और आजीविका का अधिकार देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज को आप जो है सट्टे से जोड़ लें, इसीलिए वो एक्ट लाया गया था अपने यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आपके सामने प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, हिंदी समझ नहीं तो इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, इधर मैंने साइड में लिख दिया। आइए देखते हैं इसको एक बार जरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 25 के अंतर्गत वास्तविक धन वाले ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, ओके, आइए, बिल्कुल। दूसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत बैंकिंग सेवाएं और विज्ञापन भी निषिद्ध हैं यदि वे ऐसे खेलों से संबंधित हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी बैंकिंग सेवाएं आदि हैं, विज्ञापन है, अगर वो इन प्रकार के खेलों से संबंधित पाई जाती हैं तो वो भी क्या है, निषिद्ध है, गैर कानूनी है अपने आप में। ठीक है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिताएं इस अधिनियम के तहत जुआ या सट्टेबाजी की श्रेणी में आती हैं, नहीं आती हैं। वही तो बात हमने पहले की थी, कमेंटमेंट तो इसी पे किया है ना सरकार ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, कि नहीं भैया जुआ सट्टेबाजी इस श्रेणी में आती हैं अपने आप में, सॉरी नहीं आती हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा हो कि आती हैं, तो ये नहीं होगा आपका, गलत है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी नागरिकों को किसी वैध व्यापार या पेशे की अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब इस आर्टिकल पे भी प्रश्न आपके बन सकता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, इस आर्टिकल पर भी अलग से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, इसको भी भूलिएगा नहीं आप लोग। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अब इसमें क्या क्या सही है, अगर आप देखेंगे तो 1 सही है, 2 सही है, 3 गलत है और 4 सही, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 आपके विकल्प नंबर ए में आता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। इंग्लिश में एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और इसका उत्तर आप जो है आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। पोस्को एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 अभी चर्चाओं में रहा है। पोस्को का खूब दुरुपयोग होता है, आप जानते होंगे, बहुत दिक्कत होता है। 2 जने हैं भाई साहब, ठीक है, एक जने हैं एक्स नाम की, एक जने हैं वाई नाम के। ठीक है, दोनों लोग फॉर एग्जांपल के लिए साथ में लिव इन आदि में रहते हैं, या जनरली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप के, जो कि आजकल खूब चलता है अपने यहाँ पे, है ना। दोनों लोग के बीच में एक तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, यानी कि फिजिकल रिलेशन बन गया, किसी कारणवश जो है मन मुटाव हो गया फॉर एग्जांपल। अक्सर फीमेल क्या करती हैं, मेल पर जो है आरोप लगा देती हैं, और इनके ऊपर भैया जो कि बाबू हैं, इनके बाबूजी पर क्या लग जाता है, पास्को एक्ट लग जाता है। अब चिल्लाते रहो, क्या कीजिएगा। इसीलिए पास्को का जो रूल है अपने आप में, खासकर कम उम्र के जो लोग होते हैं उन पर ऐसा प्रतिबंध लगाया जाता है। पास्को कई बार दबाव में जो है लड़की के माता पिता या सामाजिक दबाव में कई बार क्या होता है, जबरन जो है मेल पर्सन के ऊपर, बॉयज के ऊपर जो है पॉस्को एक्ट लगा दिया था। हालांकि पॉस्को एक्ट संरक्षण के लगाया गया था, महिलाओं के संरक्षण के, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा। हमारे जितने संवैधानिक प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं, उसमें कई बार क्या होता है, उनके लिए दिक्कतें हो जाती हैं। कई प्रमुख प्रावधान जिसमें बड़े कड़े प्रावधान है, उसका दुरुपयोग कैसे, दहेज प्रथा, ठीक है, और फैमिली हरासमेंट हो गया एक तरीके से, दहेज का हो गया। कई बार लोग SC/ST एक्ट पर भी आरोप लगा देते हैं। हालांकि ये SC/ST एक्ट बनना बहुत आवश्यक था, क्योंकि कई बार हमारे SC भाई भाइयों के साथ में बहुत बार प्रताड़ना हुई निश्चित तौर पर, लेकिन कई बार लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। इस पर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी वैसे तो, है ना, शायद, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। बट ऐसा ना हो, क्योंकि कानून जो भी बनाए जाते हैं वो किसी के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, ना कि किसी को प्रताड़ित करने के लिए बनाए जाते हैं, राइट। तो किसी भी कानून को हम उसकी जो है अवहेलना इस बिहाफ पे
जो करते हैं अगर कि भाई इसका दुरुपयोग हो रहा है तो उस पर जो है कमेटी बैठनी चाहिए, उस पर जांच करनी चाहिए। तो इसी के लिए पॉस्को जो है अपने आप में भी चर्चाओं में रहा है, यानी कि पॉस्को कानून का बढ़ता दुरुपयोग। यह कानून उन स्थितियों में लागू किया जा रहा है जहां किशोर किशोरियों के बीच सहमति से संबंध जो है बने थे, लेकिन मनमुटाव हुआ और फिर आरोप लगा दिया गया भाई साहब। लेकिन लड़की के माता पिता या समाज के दबाव में लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। ऐसे कई सारे मामले देखे गए हैं भाई साहब। तो लड़के लोग जरा ध्यान से रहिएगा भाई साहब, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है। और जब बाबू बाबू जो कहे जाते हो ना, बाबू खाना खाए कि नहीं खाया, फिर जेल का खाना खाया नहीं खाया, ऐसा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। पॉस्को एक्ट 2012 भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक विशेष कानून है जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों जैसे कि यौन उत्पीड़न हो गया आपका, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, यौन शोषण हो गया आपका, और अश्लील चित्रण आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? ये पॉस्को एक्ट जो आपका होता है, ठीक है, यानी लेकिन 18 से कम ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मुख्य विशेषताएं क्या है? 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा माना गया है। यह कानून लड़के और लड़कियों दोनों पर समान रूप से लागू होता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों लोग इस पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। पीड़ित बच्चे की पहचान और निजता की रक्षा की जाती है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप गए केस दर्ज कराया और आपको लीक हो गया, नहीं, निजता की सुरक्षा की जाती है इसमें। मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए स्पेशल पॉस्को कोर्ट्स की स्थापना भी की गई है। अपराध की गंभीरता के अनुसार कड़ी सजा और आजीवन कारावास तक की का भी प्रावधान है। बयान, जांच और सुनवाई के दौरान बच्चे के लिए संवेदनशील माहौल सुनिश्चित किया जाता है ताकि उनको कोई परेशानी न हो पाए। संवैधानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आर्टिकल 21 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसलिए ये इस पर रूल अच्छे से होना चाहिए। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार है, महिला फीमेल सबके लिए बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 15 क्लास 3 बच्चों के संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान करता है। तो ये आर्टिकल आप जो है संवैधानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आ जाएगा प्रश्न आपके सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉस्को एक्ट 2012 इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा गलत है पॉस्को अधिनियम को लेकर के? नंबर 1, द एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, इज इट कंसीडर चाइल्ड pornography as an offense, the accused can be punished before being proven guilty, the act provides for the protection of the child victim's privacy। तो अब इसको बताना कि इसमें से क्या सही है, उचित क्या है आपके लिए, जो कि हो जाएगा आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण, ठीक है ना। कौन सा कथन गलत है भाई साहब? पॉस्को अधिनियम के संदर्भ में यह कहा गया आपसे, सही है ये नहीं, गलत कौन सा है? तो यह अधिनियम लिंग निरपेक्ष है, इसमें बाल अश्लीलता को अपराध माना गया है, इसमें आरोपी को दोष सिद्ध होने से पहले सजा दी सकती है। क्या इसमें आरोपी को दोष सिद्ध होने से पहले ही सजा दी जा सकती है? ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक सजा नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है आपका अपने आप में रॉन्ग है। अपने आप में क्या पूछा है? कौन सा कथन गलत है? बस सी वाला गलत है भाई साहब, क्या दिक्कत दिमाग लगा रहे हो? इसमें पीड़ित बच्चे की गोपनीयता की रक्षा करने का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है, लेकिन ये गलत है आपका, और गलत ही पूछा तो सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है बॉस, ठीक। चलिए, हायर एक्ट, ये अभी जीएस पेपर थर्ड में आप इसको लगा सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से इसको ऐड कर सकते हैं। हायर एक्ट क्या है? अमेरिका में हायर यानी कि हार्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट पेश किया गया है, और इसको लेकर के भारत में चिंताएं जो है व्यक्त की गई हैं इस पर, है ना। तो ये क्या कुछ है, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी एकत्र कर लेते हैं। अच्छी न्यूज है अपने आप में और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में। हायर एक्ट यानी कि इस कानून का उद्देश्य अमेरिकी, भाई साहब देखो बहुत अच्छे प्रश्न है ये सारे, एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, और ये सारा तामझाम बड़ी बड़ी महंगी मैगजीन लेके करते हैं, और यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। मन लगा करके इसको देख लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा जो भी आपके ग्रुप्स आदि होंगे, ताकि धूम मच जाए करंट अफेयर्स का, एकदम बेस्ट करंट अफेयर्स का। चलिए, अमेरिका में हायर यानी कि हार्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट पेश किया गया है। इसके तहत इसका उद्देश्य क्या है? अमेरिकी कंपनियों द्वारा विदेशों में नौकरियां भेजने को क्या करना? हतोत्साहित करना है। यानी कि इसके तहत कोई भी अमेरिकी व्यक्ति या कंपनी यदि, ठीक है, आउटसोर्सिंग पेमेंट करती है, यानी किसी विदेशी कंपनी को सेवाओं के लिए भुगतान करती है, तो उस पर 25% का टैक्स लगाया जाएगा। और जयराम रमेश जो कि कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह विधेयक कानून बन जाता है तो भारत की सेवा क्षेत्र पर, यानी कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है अपने आप में,
इसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा अपने आप पे। विशेष रूप से आईटी सेवाएं, बीपीओ, कंसल्टिंग और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स सबसे अधिक प्रभावित होंगे। यह चिंता जो है अभी हाल ही में व्यक्त की गई है अमेरिका के इस हायर एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए भारत पर संभावित प्रभाव इसका क्या हो सकता है, आइए इसको देख लेते हैं। तो आईटी सेक्टर की मांग में गिरावट दर्ज की जा सकती है, यानी कि अमेरिकी कंपनियां भारत से सेवाएं लेना कम कर सकती हैं। रोजगार पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, यानी कि लाखों भारतीय जो बीपीओ और आईटी सेक्टर में काम करते हैं उन पर असर पड़ सकता है। तीसरा, विदेशी मुद्रा आय में कमी हो सकती है अपने आप में, यानी कि सेवाओं से होने वाली डॉलर आय घट सकती है। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव भी आ सकता है। आप जानते हो कि आजकल क्या है, अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई जाती है ट्रंप के द्वारा, और भैया बिजनेस करने में वो इतने ज्यादा वो जो है अपने आप में पगला गए हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता कि किस देश के साथ हमें क्या काम करना है। भारत के हित को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका के ट्रंप साहब जी काम कर रहे हैं, या बाबूजी आप साहब अपने आप में, लेकिन ट्रंप साहब को यह नहीं पता है कि भारत के साथ दुश्मनी, भारत के साथ इतना बड़ा मतभेद व्यापारिक अपने आप में कितना ज्यादा उनको नुकसान करेगा। आने वाले समय के लिए अमेरिका के लिए अच्छा संकेत नहीं है अपने आप पे, जो कि अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई जा रही है। उसमें चाहे टैरिफ वार हो अपने आप पे, चाहे इस प्रकार के अपने रूल रेगुलेशन पास करना हो, निश्चित तौर पर भारत के लिए सही नहीं है। और आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव आ सकता है, यह भी अपने आप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है अपने आप पे। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में आप इस सारे पॉइंट को नोट कर सकते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से भारत अमेरिका संबंधों में दूरियां आ सकती हैं इस प्रकार के निर्णयों से। ठीक है ना, चलिए अब इसी पर कानून बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा कि इफ द हायर एक्ट बिकम्स लॉ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया वुड बी मोस्ट अफेक्टेड, यानी कि अगर अमेरिका का यह हायर एक्ट पास हो जाता है तो इंडिया के किस सेक्टर पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर, या सर्विस सेक्टर जिसमें आईटी बीपीओ आते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, या एनर्जी सेक्टर पर, यानी कि इस हायर एक्ट से इंडिया के किस सेक्टर पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि सर्विस सेक्टर पर, जो कि जयराम रमेश ने कहा, स्टेटमेंट दिया अपने कांग्रेस नेता जो है अपने यहाँ पे। ठीक है, अच्छे खासे नेता है नहीं। चलिए सॉरी, ये होगा आपका आंसर, कहां गया ये बी वाला, सर्विस सेक्टर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इसको आप क्या करिएगा, टिक लगा लीजिएगा, बी इज द राइट आंसर। कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए कि अमेरिका में प्रस्तावित हायर एक्ट भारत के आर्थिक हितों के लिए एक नई चुनौती बन सकता है, टिप्पणी कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा। अब इसको आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो कितना मजा आपको आ रहा होगा, ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, मेंस का भी प्रश्न आपका रेडी हो रहा है, इससे अच्छा वो क्या चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी पीछे अभ्यर्थी हैं धूमधाम से आप इसको शेयर कर दीजिए अच्छे तरीके से लोगों तक। ठीक, चलिए अब आपके लिए छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। पीसीएस की अगर तैयारी करना चाहते हैं 26 के लिए, तो उसके लिए नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिखाई दे होगी। वीडियो को पॉज करिए, आप एक बार पढ़ लीजिए, बाकी डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला महिला वनडे विश्व कप जो है अभी हाल ही में इंडिया ने जीत लिया है भाई साहब, बड़ी उपलब्धि रही है। और महिलाओं को जो लोग पीछे करके आंकते हैं अपने आप में, उनको उनका आकलन कम करके आते हैं, उनके गाल पे तमाचा अपने आप पे कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, चाहे खेल हो, विज्ञान हो, चिकित्सा हो, साहित्य हो, फिल्म हो, कोई भी क्षेत्र हो, अपने आप में महिलाएं पुरुषों से कहीं गुना ज्यादा हैं। इसलिए बच्चियों को जो लोग गर्भ में मार देते हैं, या बच्चियों को जो पढ़ने का मौका नहीं देते हैं, या शादी के पहले जो हस्बैंड या सास ससुर कहते हैं कि हम तुमको शादी के बाद पढ़ाएंगे, बाद में मुकर जाते हैं, ऐसे लोगों के गाल पे तमाचा है कि बच्चियां बहुत कुछ कर सकती हैं। और इसीलिए नारी को हमेशा देवी का रूप कहा जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि या देवी सर्वहृतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्ते 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 नमो नमः, है ना। स्त्री हमेशा पूजनीय रही हैं, और सृष्टि के संचालन में अगर केंद्र बिंदु के रूप में कोई होता है तो वो हमारी महिलाएं होती हैं, हमारी मां होती हैं, बेटी होती है, बहन होती है, पत्नी होती है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो भारत ने 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हरा करके अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जो है जीत लिया है अपने आप पे, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि रही अपने आप में। फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी कर प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया, और उसके तेज गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका को 46 ओवर से भी पहले समेट दिया। यह जीत घरेलू मैदान पर हुई, और इसे महिला क्रिकेट का 1983 पल कहा गया, जिससे देश में महिला क्रिकेटर की लोकप्रिय और निवेश को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। निश्चित तौर पर महिला क्रिकेट में इसमें एक बड़ा जो है प्रगति देखने को मिल सकती है निश्चित तौर पर। ठीक है, चलिए
भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर रिकॉर्ड चेंज से जीत दर्ज की थी, जिससे मनोबल बढ़ाया था अपने आप पे, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनल हम जीत गए। चलिए, इंडिया वन द आईसीसी विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 बाई डिफेटिंग विच ओपन एंड एट विच वेन्यू, मतलब कि ये कहां पर और मतलब किसको हरा करके और कहां पर ये जो है हुआ, जीता विश्व कप, महिला विश्व कप। यह आपको बताना है कि प्लेस और जो है किस देश को हरा करके जीता गया है महिला जो आपका विश्व कप है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप है। तो स्थान दिया गया है कि भैया ये खिताब किस प्रतिद्वंदी को और किस स्थल पर ये खेला गया अपने आप में। तो इंग्लैंड कोलकाता या ऑस्ट्रेलिया मुंबई कुवानखेड़े स्टेडियम में, या फिर दक्षिण अफ्रीका नवी मुंबई डीवाई पाटिल स्टेडियम में, या फिर श्रीलंका को, यानी किस देश को हरा करके और कहां पर। तो दक्षिण अफ्रीका को हरा करके और नवी मुंबई डीवाई पाटिल स्टेडियम में। तो बस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो, स्वदेशी सर्वे पोत इच्छक 6 नवंबर को नौसेना में अभी शामिल हो गया है। आज तारीख है क्या, 7 और ये 6 को यानी कि कल जो है इसमें शामिल हो गया, यानी कि भारतीय नौसेना में उत्कृष्टता का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह अध्याय दरअसल नौसेना के नए व आधुनिकतम पोत इच्छक की कमीशनिंग के साथ शुरू होगा। स्वदेशी सर्वे पोत इच्छक 6 नवंबर को नौसेना में शामिल होगा। शामिल हो गया है भाई साहब, होगा नहीं, हो गया, शामिल हो गया, तो बीत गया ना, हो गया कर दीजिए, ठीक है, हो गया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कल बनाया था, परसों। इस नौसैनिक पोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अब ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। हो सकता है कि यही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, बिल्कुल आपको इसको स्किप नहीं करना किसी भी हाल में, राइट। चलिए, इच्छक का नाम संस्कृत में इसका अर्थ है अपने आप में, ठीक है, क्या अर्थ है इसका, मार्गदर्शक है। इच्छक का नाम क्या है, मार्गदर्शक है, संस्कृत से लिया गया है। यह शीर्षक इस पोत की भूमिका को सटीकता, उद्देश्य एवं मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में भी प्रतिबिंबित करता है अपने आप में, ठीक है, प्रतिबिंबित करता है। यह पोत बंदरगाहों, तटों और नौवहन चैनलों में व्यापक तटीय तथा गहरे समुद्री सर्वेक्षण करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया, यानी कि अपने आप में समुद्री सुरक्षा आदि के लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। इन सर्वेक्षणों से प्राप्त डेटा न केवल समुद्र में सुरक्षित नौवहन को सुनिश्चित करेगा, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाएगा अपने आप में। यह पॉइंट आपको याद रखना विशेष तौर पर, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है अपने आप में। हमने समुद्री सुरक्षा में एक बड़ा कदम जो है स्वदेशी सर्वे पोत जो आपका इच्छक है, इससे हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं इसमें, तो ये एक अच्छी गुड न्यूज है हम लोग के लिए। चलिए, जहाज में स्थापित हेलीकॉप्टर डेक इसकी परिचालन सीमा को और विस्तार देता है। इससे यह विभिन्न समुद्री अभियानों और बहुउद्देशीय गतिविधियों को प्रभावी रूप से अंजाम देने में सक्षम बनाता है। इच्छक का जलावतरण भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण और नौवहन मानचित्रण अवसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर जो है साबित होगा, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने आ जाएगा प्रश्न। इंग्लिश में आप इधर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इच्छक भारतीय नौसेना का स्वदेशी सर्वे पोत है जिसका निर्माण गार्डन रिच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया, ठीक है। इच्छक, ठीक है, का अर्थ संस्कृत में रक्षक होता है और यह केवल युद्ध अभियानों के लिए डिजाइन किया गया, नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें कई सारी चीजें और हुई हैं। यहां पोत बंदरगाहों, तटों और नौवहन चैनलों में सर्वेक्षण कर सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने में सहायक होगा, ठीक बात है अपने आप में। तो इसमें से क्या हो जाएगा, क्या पॉइंट होगा इसमें सही, एग्जैक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा या कुछ और होगा, इसमें से क्या होगा, या 1 होगा, 1 और 3 होगा, क्या होगा एग्जैक्टली आंसर, बताइए मुझे, बताओ भैया जी लोग, क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर। 1 और 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, क्या 1 और 3, यानी कि ये भी सही है आपका, ये भी सही है, तो 1 और 3 यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की दूसरी अनौपचारिक जो बैठक है वो भी हाल ही में संपन्न हुई है, आप जानते होंगे, ठीक है। यानी कि भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की दूसरी औपचारिक बैठक 31 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित की गई थी अपने आप में, ठीक है। और इस बैठक की सदस्यता भारत के रक्षा मंत्री ने की थी। यह बैठक भारत और आसियान देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच था। आसियान पर आपके एग्जाम में अलग से प्रश्न आता है भाई साहब, आपके टॉपिक है आपके पेपर सेकंड में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना, पेपर सेकंड में टॉपिक दिया गया आपके, तो उसमें आपके अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्री में और मेंस दोनों में प्रश्न खूब पूछा जाता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए, इनमें मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, क्षेत्रीय स्थिरता और
संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बैठक कब की गई है? ये 31 अक्टूबर 2025 को। कहां पर? तो कुआलालंपुर, मलेशिया में। भारत और आसान रक्षा मंत्रियों की दूसरी अनौपचारिक बैठक है अपने यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस बैठक के क्या निहितार्थ लगाए जा सकते हैं या निकाले जा सकते हैं, इस पर भी पॉइंट आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बीओ आदमी जो शॉर्ट आंसर आता है उसमें पूछ सकता है आपके। चलिए अब बताइए, प्रश्न आपके सामने आ गया है। When and where was the second India ASEAN Defense Ministers informal meeting held? तो न्यू दिल्ली सितंबर 2025 में, या कुआलालंपुर मलेशिया अक्टूबर 2025 में, या जकार्ता इंडोनेशिया अगस्त 2025 में बैठक हुई है, या फिर बैंकॉक थाईलैंड में नवंबर 2025 में हुई है। ये बैठक जो है कब और कहां पर हुई है ये आपको बताना है। तो ये बैठक भैया हुई है आपकी कहां पर हुई है? ये बैठक हुई है आपकी कुआलालंपुर, मलेशिया। ठीक है ना, यानी कि सी इज द राइट आंसर बॉस। ठीक है, या कुछ और होगा? क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर? ये बैठक कहां पर हुई है? कंफ्यूज जाइएगा तो देख लीजिए, ये देखो भाई साहब कहां पर हुई है? कुआलालंपुर, मलेशिया। तो ये सी इज द राइट आंसर बॉस। ठीक है, दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सी इज राइट आंसर। चलिए, भारत में फेफड़ों के कैंसर के पैटर्न में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी हुआ है, यानी कि हाल के चिकित्सा और पर्यावरणीय अध्ययनों ने भारत में फेफड़े के कैंसर के पैटर्न में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाया है। फेफड़े का कैंसर बेसिकली प्रदूषण एक प्रमुख कारण बनता चला जा रहा है आजकल। ये बहुत बड़ी बात है कि इससे जो है कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अन्य कारक तो जिम्मेदार ही हैं। आप लोग जो धूम्रपान आदि करते हैं वो तो एक बड़ा फैक्टर है, ड्रिंक और धूम्रपान, खासकर धूम्रपान। लेकिन फेफड़े का कैंसर बढ़ने का एक बड़ा खतरा किससे है? पॉल्यूशन से है। इस पर बातचीत की गई है आजकल, है ना। तो हाल के चिकित्सा और पर्यावरणीय अध्ययनों ने भारत में फेफड़े के कैंसर के पैटर्न में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाया है। ठीक है, पारंपरिक रूप से धूम्रपान से जुड़ी इस बीमारी की व्यापकता अब गैर धूम्रपानकर्ताओं, विशेषकर महिलाओं और युवाओं में भी बढ़ रही है। यानी जरूरी नहीं है कि आपको लंग कैंसर तब होगा जब आप धूम्रपान कर रहे होंगे, नहीं। आपको लंग कैंसर तब भी हो सकता है जब आप बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हो, तब, खासकर इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हो तो। इसलिए साफ और स्वच्छ जगह पर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अब लंग कैंसर आपको नॉर्मल तरीके से भी हो सकता है, बजाय इसके कि आप जो है आप धूम्रपान करते हो। ठीक है, तो ये चिंताजनक बात है। इसलिए साफ सुथरी वातावरण में रहने का प्रयास किया करिए। लेकिन वही है ना, दिक्कत है कि लोग गांव छोड़ के पगलाए हुए शहर में जा रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, फिर वहां पर दिक्कत होती है। ठीक है, यह प्रवृत्ति सीधे तौर पर उच्च वायु प्रदूषण स्तरों जैसे कि PM 2.5 से जुड़ी हुई है। यानी कि अगर यह स्तर है PM 2.5 का, तो अपने आप में यह चिंताजनक बात है। और ये जो आप प्रदूषण स्तर देख रहे हैं, ये प्रदूषण स्तर दरअसल क्या हो कर रहा है? ये प्रदूषण स्तर दरअसल कैंसरकारी है अपने आप में, और जो है फेफड़े के यानी कि लंग्स के कैंसर को बढ़ावा देता है अपने आप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए, वायु प्रदूषण फेफड़े की कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन यानी कि जेनेटिक म्यूटेशंस को प्रेरित कर सकता है, जिससे फेफड़े के कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। यह दर्शाता है कि वायु प्रदूषण अब भारत में फेफड़े के कैंसर के एक प्रमुख और उभरते हुए जोखिम कारक के रूप में कार्य कर रहा है अपने आप में। तो इस पर सरकार लगातार काम कर रही है, और वायु प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी हम सभी की है। लेकिन दिक्कत वही है कि पेड़ हम लगाते नहीं हैं, जो लगे हैं उसको काट देते हैं, और गाड़ियों की और इंडस्ट्री की धूमधाम से हम बढ़ाते चले जाते हैं। चलिए, आपको बताना है कि which of the following facts has been shown by studies regarding air pollution related lungs cancer trends and populations impact in India अपने आप पे। तो इसमें आपसे एक सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसको डी ऑप्शन कर दीजिएगा। डी, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा बस। ठीक है, डी हो जाएगा, ये सी होगा। ठीक है, चलिए अब आप बताइए कि भारत में वायु प्रदूषण समहित फेफड़ों की कैंसर प्रवृत्ति और जनसंख्या प्रभाव के दृष्टिकोण से कौन सा तथ्य अध्ययनों द्वारा दर्शाया गया है? यानी कि नंबर 1 पॉइंट, भारत में फेफड़ों का कैंसर केवल पुरुषों में पाया जाता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, महिला फीमेल दोनों में, मतलब मेल और फीमेल दोनों में। भारत में गैर धूम्रपानकर्ताओं में भी फेफड़े के कैंसर की वृद्धि देखी जा रही है, जिसका कारण वायु प्रदूषण हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, यही अध्ययन में अभी बात सामने आई है कि जरूरी नहीं है कि भैया धूम्रपान करते हो, गैर धूम्रपानकर्ताओं में भी कैंसर दिखा जा सकता है फेफड़े का। बाकी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो गलत है, यानी कि भारत में फेफड़े कैंसर का जोखिम केवल घरेलू प्रदूषण तक सीमित है, ऐसा नहीं है। वायु प्रदूषण की वजह से फेफड़े के कैंसर में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया, ऐसा नहीं है, गलत है। सिर्फ आंसर आपका बी वाला सही है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
यानी कि गैर धूम्रपान करता जो है उनमें भी आजकल कैंसर का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अब आपके सामने छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जरूर आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? नाना साहब ने, बहादुर शाह जफर ने, वक्त खान ने या फिर तात्या तोपे ने? बताइएगा मुझे। ठीक, दूसरा अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है मुख्य परीक्षा का कि अमेरिका में प्रस्तावित हायर एक्ट भारत के आर्थिक हितों के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। टिप्पणी कीजिएगा। 125 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। उम्मीद करता हूं कि आप लिख के बताएंगे। आप चाहें तो लिख करके आप हमें भेज सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर। 8604409201 पर आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हैं, मैं कॉपी चेक कर दूंगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने मॉडल अभ्यास प्रश्न, जो हमने कल एक प्रश्न आपको दिया था, क्या दिया था? हमने आपको दिया था प्रश्न कि भाई भारत की ब्लू इकोनॉमी के नीति के संदर्भ में हाई सीज ट्रीटी के संभावित लाभों और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। ये अमेरिका की नीति रही है, आप जानते होंगे, हाई सीज ट्रीटी, और इसके संदर्भ में जो भारत की ब्लू इकोनॉमी है उस पर आपको बातचीत करनी थी कि किस प्रकार से जो है इस नीति के संदर्भ में जो ब्लू इकोनॉमी जो नीति है हमारी इंडिया की वो जो है उसको क्या कुछ फायदा या नुकसान हो सकता है, इस पर आपको बातचीत करनी थी। तो इसमें आप प्रस्तावना लिखेंगे कि ब्लू इकोनॉमी का तात्पर्य समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग द्वारा आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित करना, यानी कि ब्लू इकोनॉमी का यह खास मोटो है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासागर संधि, ये हाई सीज ट्रीटी किसकी है? संधि है संयुक्त राष्ट्र महासागर संधि की है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासागर संधि जिसको हाई सीज ट्रीटी बोलते हैं, जिसे BBNJ बैडास्टी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन संधि कहा जाता है, वर्ष 2023 में पारित हुई थी। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र यानी कि हाई सीज में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना था। तो इसके कंटेस्ट में भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है वो बढ़ेगी निश्चित तौर पर अपने आप में। ठीक है, इसमें क्योंकि बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, ये उद्देश्य इसका है अपने आप में। ठीक है, समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना, ये सब चीजें इसमें शामिल है अपने आप में। ठीक है, मुख्य भाग में आप इसको लिख सकते हैं कि भारत के लिए संभावित लाभ क्या क्या है। नंबर 1, संसाधन का संरक्षण होगा, यानी कि समुद्री जैव विविधता के संरक्षण से मछली पालन, समुद्री खाद्य और औषधीय जैव उत्पादों की दीर्घकालिक उपलब्धता क्या होगी? सुरक्षित होगी अपने आप में, तो बढ़ेगा, इससे लाभ होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रोत्साहन को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। भाई सिंपल सी बात है, ब्लू इकोनॉमी जो हमारा एक टारगेट है उससे हम इसमें समुद्र में अपने आप में एक बड़े स्तर का प्रयोग आदि कर सकते हैं। यानी कि भारत के समुद्री अनुसंधान संस्थान जैसे कि NIOT, NIO को अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी साझेदारी का अवसर भी मिलेगा इससे। ठीक है, दूसरा, ब्लू इकोनॉमी नीति को समर्थन सतत यानी कि सतत समुद्री शासन भारत की समुद्र से समृद्धि दृष्टि को सुदृढ़ करेगा अपने आप में। जलवायु परिवर्तन साथ समन यानी कि महासागरों के कार्बन सिंक क्षमता की सुरक्षा में योगदान भी मिलेगा। ये आप सारे पॉइंट मुख्य भाग में लिख सकते हैं। बाकी ये एक तरीके से फ्रेमवर्क है, बाकी डिटेल्स में आप जानकारी और अच्छे से लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी चुनौतियां भी हैं इसमें। चुनौतियों में सारे पॉइंट दिए गए हैं कि तकनीकी और वित्तीय सीमाएं हैं, उन्नत समुद्री अनुसंधान हेतु अत्याधुनिक तकनीकी की अभी कमी है अपने आप में, निगरानी व प्रवर्तन की कठिनाई अभी भी है, यानी कि विशाल अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में पर्यवेक्षण कठिन है अपने आप में, विकसित देशों का वर्चस्व अभी भी है महासागरों पर, उसको कम करना है अपने आप में, इसीलिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र और हिंद महासागर का क्षेत्र चर्चाओं में रहता है अक्सर। ठीक है, राष्ट्रीय हितों व संप्रभुता का संतुलन भी अपने आप में एक जो चिंताजनक बात है, यानी कि वैश्विक दायित्व और घरेलू नीतियों के बीच तालमेल चुनौतीपूर्ण है अपने आप में। तो ये सारे पॉइंट आप जो इसमें चिंताओं में या सीमाओं में लिख सकते हैं, और बाकी फिर कंक्लूजन में लिख दीजिएगा कि हाई सीज ट्रीटी वैश्विक समुद्री समन का शासन का ऐतिहासिक कदम है जो भारत की ब्लू इकोनॉमी नीति को सतत समावेशी और विज्ञान आधारित दिशा प्रदान कर सकता है, किंतु इसके लाभ तभी सुनिश्चित होंगे जब भारत तकनीकी क्षमता, क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री पारिस्थितिकी संरक्षण में सक्रिय निवेश करेगा। बस इतना लिख करके आप इसको वाइंड अप कर दीजिएगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पूरा। बताइए क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास के बारे में एक पॉजिटिव संकेत देंगे। कुछ नेगेटिव लगता है तो बताइएगा, या आपके सुझाव अगर इस क्लास को लेकर के कुछ और हैं तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये हो गया आज का वीडियो। बाकी आपको क्लास अच्छा लगा होगा। बीओ का नया बैच हमारा चल रहा है 2026 का, अभ्युदय का बैच चल रहा है नया बैच, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पर अभ्युदय बैच यानी कि RO 2026 बैच को लेकर के जानकारी दी गई है, उसके लिए आप दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और
बाकी अन्य जो हमारा बैच बीओ के हैं, करंट अफेयर्स का बैच है, उन सभी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे संस्थान से। ठीक है, तो ये हो गया आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। कल मिलेंगे हम लोग, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चिंता मुक्त रहिए। ध्यान रखिएगा, 1 घंटे क्लास अगर आप डेली देखेंगे आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा, ये मैं आपको जो है दावा करता हूं, वादा करता हूं आपसे। ठीक है, 1 घंटा आप 15 दिन क्लास देख लीजिए मेरी, आपके अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह जो है नजर आएगा। ठीक है, तो ये हो गई क्लास, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।